Today we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 1, Heredity and Evolution. In the last videos, we had studied about heredity, evolution and evidences of evolution. In this video, we are going to study about Darwin's theory of natural selection and Lamarckism. Darwin's theory of natural selection. चार्ल्स डार्विन ने प्लांट्स और एनिमल्स के इन्यूमरेबल स्पेसिमेंस कलेक्ट किए। उन स्पेसिमेंस के ऑब्जर्वेशन के अनुसार उन्होंने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश की, which preaches the survival of fittest. इसके लिए उन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस थियरी को कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते समय डार्विन कहते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोलिफिकली प्रोड्यूस करते हैं, यानी बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में compete करते हैं और जो ऑर्गेनिजम्स जीतने के लिए इसेंशियल मॉडिफिकेशंस शो करते हैं वही सिर्फ सस्टेन कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि नेचर सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो सरवाइव करने के लिए फिट होते हैं, बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स पेरिश हो जाते हैं। जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स है जो सस्टेन कर पाते हैं वो अपने जैसे न्यू स्पीशीज बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उन न्यू स्पीशीज में ट्रांसफर करते हैं। डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी थी वो बहुत समय के लिए वाइडली एक्सेप्ट हुई, पर उसके खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शंस अराइज हुए। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर: फर्स्ट, natural selection is not the only factor responsible for evolution. मतलब कि evolution जो होता है उसके पीछे सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ये एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि और बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। डार्विन ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि मॉडिफिकेशन होने के लिए कौन सी चीज ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल होती है और कौन सी चीज यूजलेस होती है। थर्ड, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ स्लो abrupt changes. Irrespective of these objections, Darwin's work on evolution has been a milestone. Lamarckism. जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने प्रपोज किया कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑर्गेनिज्म के एक्टिवनेस और लेजीनेस पे डिपेंड करते हैं। He called this concept as principle of use or disuse of organs. The living organism can transfer the characters which it has acquired to next generation. This is called ancestry of acquired characters. मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ के दौरान कुछ कैरेक्टर्स एक्वायर करते हैं, बाद में रिप्रोड्यूस करके वो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जब वो कैरेक्टर्स देखे जाते हैं तब उसे एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। लैमार्क बाद में ये भी कहते हैं कि जिराफ की इनिशियली नेक बहुत छोटी थी, मगर टॉल प्लांट्स पर के लीव्स खाने के लिए वो अपनी नेक
बहुत जनरेशन्स के लिए एक्सटेंड करता गया, जिसके वजह से जिराफ की नेक बहुत लंबी हुई। सिमिलरली फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स की वजह से आयन स्मिथ की शोल्डर बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। ऑस्ट्रिच और एम्यू के जैसे बर्ड्स के विंग्स विंक होते गए क्योंकि उनका कुछ यूज नहीं हुआ। स्वैन और डक के जैसे बर्ड्स के पैर स्विमिंग के लिए यूज होने लगे क्योंकि वो पानी में रहते हैं। और स्नेक्स ने बुरोइंग हैबिट के वजह से अपने लेग्स मॉडिफिकेशन में गवा दिए। ये सभी एक्वायर्ड कैरेक्टर टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए। दिस इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लैमार्किज्म। Development of organs due to specific activities or their degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of these characters from generation to generation was rejected. क्योंकि बहुत बार ये वेरीफाई हुआ कि जो मॉडिफिकेशंस हम खुद में लाते हैं वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए लैमार्क की थियरी को डिसप्रूव कर दिया गया। स्पेसिएशन, प्लांट्स और एनिमल्स जो न्यू स्पीशीज फॉर्म करते हैं वो एवोल्यूशन का इफेक्ट है। स्पेशीज मतलब क्या कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरली रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे फर्टाइल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हर एक स्पीशीज एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होता है। उनका फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड सब कुछ डिफरेंट होता है। मगर अगर स्पेशीज फॉर्मेशन के दौरान उनमें कुछ जेनेटिक वेरिएशन हो गए तो न्यू स्पीशीज फॉर्म होता है। बिसाइड्स ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन also leads to speciation. This is the end of our topic. If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.